बच्चों, आज अपन कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आज आपको स्वतंत्रता के पहले सबसे पहले अपन परिचय लेंगे। बेटा, भारत का आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था, भविष्य की संभावनाएं पर चर्चा करते समय आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना उतना महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए हम अपनी चर्चा आरंभ करेंगे स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब अपन स्वतंत्रता के पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। इसी क्रम में हम उन बातों को भी स्पष्ट करना चाहेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना, मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी आज वर्तमान में कैसी संरचना है, आज की ही नहीं, मूल सूत्र इतिहास में बहुत गहरे हैं। जब भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, मतलब जब 200 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन था, जब अपन उसके अधीन थे, तो भारत में औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकास, मतलब जब अपने यहाँ भारत जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो इंग्लैंड में तेजी से विकास और औद्योगिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का केवल एक कच्चा माल तक ही सीमित रहता था। शासन की अधीन में पोषक रूप से समझने के लिए स्वतंत्रता के बाद पिछले दशकों में, मतलब जो पिछड़े हुए दशक हैं, उनमें भारत में बहुत विकास का सही मूल्य में मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। मतलब अपनी जो अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी और अपन कैसे पीछे हुए, इसका मूल्यांकन करना बहुत कठिन है, क्योंकि अपना देश किस था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, तो अंग्रेजी शासन की स्थापना के पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनमानस की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था बेटा, कृषि। अपना भारत देश कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गतिविधियों रही हैं। वस्त्र उद्योग, धातु पर आधारित बहुमूल्य मणिरत्न से जुड़ी सिर्फ कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व में सुविख्यात था। मतलब भारत में वस्त्र उद्योग, धातु और बहुत बहुमूल्य मणिरत्न से जुड़ी हुई कलाओं से भी उत्कृष्ट अपना देश था, और ये विश्व भर में क्या था, विख्यात था। और कलात्मक के आधार पर यहाँ पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। मतलब जो कला है, संगीत है, इसके आधार पर भारत में एक कलात्मक आधार की प्रतिष्ठा थी। औपनिवेशिक शासन द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का भारत का आर्थिक विकास अपने मूल देश की आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन का भी था। मतलब जो यहाँ की नीतियाँ थी वो देश के आर्थिक विकास के लिए कैसी थी, आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन। इनकी नीति भारत की अर्थव्यवस्था फलस्वरूप मूल रूप से मतलब जो इंग्लैंड अंग्रेज थे उनकी क्या थी कि अर्थव्यवस्था को कैसा करना चाहते थे, भारत की मूल रूप से बदल देना चाहते थे। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने, वहाँ नए माल तैयार करने को और आयात करने वाले देश बन गया था। मतलब जो कच्चा माल था वो पूरा अपना कहाँ चला जाता था, इंग्लैंड, और वो कैसा देश हो गया था, सारा कच्चा माल क्या कर लेता था, आयात कर लेता था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक साधन ने कभी इस राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय का आकलन करना ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया गया। मतलब स्वाभाविक है, अगर अपन कोई कच्चा माल या कहीं कुछ बेचते हैं या कुछ व्यय करते हैं तो उसका आकलन राष्ट्रीय आय पर मतलब करना बहुत होता। औपनिवेशिक शासन ने कभी इस पर
इस आय पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी कोई ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। मतलब कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि राष्ट्र को कितनी आय हो रही है। उनके अनुमान से बहुत विसंगतियां, आपसी मतभेद भी रहे। आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम बी आर राव तथा आरती देसाई प्रमुख रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान दफ्तर द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक बात पर सहमत रहें कि 20वीं शताब्दी के पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय वार्षिक समृद्धि से 2% कैसी रही बेटा? कम रही। मतलब 20वीं शताब्दी के पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय कैसी थी? 2% से कम। एवं प्रति व्यक्ति आय उत्पादन वृद्धि दर की मात्रा 0.5% रह गई थी, क्योंकि सारा जो कच्चा माल था वो कहाँ चला जाता था? अंग्रेज इंग्लैंड भेज दिया करते थे, है ना। तो उनसे प्रति व्यक्ति आय कैसी हो गई बेटा? कम होती गई और रह गई। फिर कृषि क्षेत्र, तो अपन को कृषि क्षेत्र से क्या क्या लाभ हैं, है ना। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बना रहा है कि देश में 85% जनसंख्या जो कहाँ? गांव में थी, वह प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। मतलब जो गांव के लोग थे, गांव में जो बचे हुए लोग थे, वो जो अपना प्रत्यक्ष रूप से अपना रोजी रोटी कैसे चला रहे थे? कृषि के माध्यम से ही चला रहे थे। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद कृषि क्षेत्र में गति की विकास की प्रक्रिया चलती रही। मतलब एक बड़ी संख्या का जब व्यवस्था होने लगी, व्यवसाय विस्तार होने लगा, उसके बाद कृषि के क्षेत्र में भी विकास की प्रक्रिया चलती रही। भले ही कृषि आदि क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु कृषि उत्पादकता में क्या आ गई? कमी आ गई। भू व्यवस्था प्रणाली को भी माना जा सकता है। आज समस्त पूर्वी भारत, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, पर लागू की गई जमींदारी व्यवस्था भी वहीं से, मतलब जो जमींदारी व्यवस्था थी वो कहाँ से लागू हुई थी? बंगाल से। कृषि कार्यों में होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही क्या कर लेते थे? हड़प जाते थे, और किसानों के पास कुछ नहीं बचता था। अधिकांश जमींदार सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि शिक्षा की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा को अनदेखी कर उनको अधिक से अधिक लगान संग्रहण करने की सीमित रहती थी। कृषक बहुवर्ग दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने के लिए बाध्य थे। कब? औपनिवेशिक शासन था जब, और जमींदारी प्रथा मतलब बहुत ज़्यादा थी, तब किसानों की दुर्दशा कैसी थी बेटा? उनको बहुत ही सामाजिक तनाव झेलना पड़ता था, उनके पास कोई चीज़ होती नहीं थी, है ना। क्या थे? झेलने के लिए बाध्य थी। राजस्व व्यवस्था, वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी राजस्व की? राजस्व व्यवस्था शर्तों का जमींदारों के इस व्यवहार के विकार में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित कराची सरकार के कोष में, मतलब जितनी भी वो राजस्व आता था वो कहाँ जमा होता था? कराची सरकार के कोष में जमा हो जाता था। तिथि पूर्व निर्धारित, मतलब तिथि आने के पहले वो सारे जो लगान हुआ करते थे वो कहाँ जमा हो जाते थे? कराची सरकार के कोष में। उनके अनुसार रकम जमा कर पाने वाली जमींदारों से उनकी अधिकार भी, मतलब जो कम लगान या अधिकार वो देता, राजस्व देता था, उनके अधिकार क्या कर लिए जाते थे? छीन लिए जाते थे। प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधा के अभाव और उपभोक्ता प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने में उत्तरदायित्व है। मतलब जब ये पूरे व्यय हो जाते थे तो जमींदार कोई व्यवस्था नहीं कर पाते थे। सिंचाई व्यवस्था का अभाव था, उपभोक्ता नगर का अभाव था, कृषि मतलब उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु का मतलब मिलना मुश्किल था, और कृषि उत्पादन का स्तर कैसा होता जा रहा था? ना उनको ठीक से बीज मिलते थे, ना पानी मिलते था,
है ना। सिंचाई व्यवस्था नहीं होगी तो कृषि भी अच्छी नहीं होगी। तो कृषि उत्पादकता के स्तर में बहुत निम्न रखने में उत्तरदायित्व था। किसानों की दुर्दशा को बढ़ाने में इसका किनका बड़ा योगदान रहा? जमींदारों का। जो उनकी दुर्दशा को कैसा किया उन्होंने, उनका मतलब उनके स्तर को गिराते गए। कौन थे वो? जमींदार। फिर कृषि के व्यावसायिकरण। कृषि के व्यावसायिकरण के कारण नकदी फसलों के उच्च उत्पादन के प्रमाण भी मिलते हैं। मतलब जो कृषि की जाती थी उसके व्यावसायिकरण, मतलब कृषि एक व्यावसायिक स्तर पर हो गया था। तो नकदी फसलें, जब भी कोई भी फसलें होती थी वो नकदी फसलें के उच्चतम उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। और उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाता था। मतलब जो उत्पादकता का लाभ था वो भारतीय किसानों को नहीं मिलता था। तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाती है बेटा? फिर जब किसी को आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा तो उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। उन्होंने जो खाद्यान्नों की खेती की स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिसका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। जो खाद्यान्न होता था वो कहाँ चला जाता था? सारा इंग्लैंड, और वहाँ के कारखानों में उनका उत्पादन मतलब विलय हो जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत में बाल नियंत्रण भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। किसानों को एक छोटे से वर्ग में अपने फसल को परिवर्तन कर फसलें पुराना, मतलब जो पुरानी फसलें थी उनका पैटर्न को बदला और परिवर्तन करके पुराना आरंभ किया। पत्रकारों ने एक बड़े वर्ग ने छोटे किसान के कृषि क्षेत्र के निवेश करने के लिए ना ही संसाधन की तकनीकी और ना ही कोई प्रेरणा थी। मतलब उनके पास कोई नए संसाधन भी नहीं थे और ना ही उनके पास कोई प्रेरणा थी। कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुधारना उद्योग आधार पर विकास की ही नहीं करना पाया। देश में विश्व प्रसिद्ध सिर्फ एक कलाओं का पतन भी हो गया। मतलब कृषि तो ठीक है उद्योग के आधार पर, लेकिन मतलब जो भारत में विश्व प्रसिद्ध जो कलाएं भी थी वो कैसी हो गई? उनका पतन मतलब खत्म हो गई और धीरे धीरे उनका पतन हो गया। किंतु उस प्रतिष्ठा परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने की। भारत में इस औद्योगिकरण के लिए पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। मतलब जो विदेशी शासक थे उनका उद्देश्य था कि भारत का धीरे धीरे क्या होता जाए? पतन होता जाए। भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे, मतलब जो भारत था तो भारत अविकसित हो रहा था और इंग्लैंड कैसा होता जा रहा था? विकसित। और आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाना चाहता था। दूसरा मतलब जो कच्चा माल था वो निर्यातक कौन बनना चाहता था? इंग्लैंड। और दूसरे उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार की बनाना चाहता था। अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकला के पतन में जहां एक और भारी स्तर बेरोजगारी पर रही, स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का विचार हो रहा था। इंग्लैंड के सस्ते उत्पादन को लाभ आयात पर पूरा किया गया। जो इंग्लैंड था वो सस्ते, मतलब अपने यहाँ का जो भारत का उत्पादन था वो कैसा लेता था? वो सस्ते उसमें लेता था। सस्ते उत्पादन को लाभ आयात पर पूरा, और लेने के बाद दूसरे लोगों को कैसा देता था बेटा? महंगा देता था। तो उसको आयात पर क्या होता था? लाभ। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत को आधुनिक उद्योगों की क्या की स्थापना होने लगी। उन्नति कैसी हो गई बेटा? धीमी हो रही थी। यह एक विकसित केवल मतलब यहाँ पर जो भारत में एक विकसित उद्योग था वो क्या था? सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को प्रारंभ तक करने में सीमित था। पूर्ण विराम सूती कपड़ा मिल रहा था। भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई देश की पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो सूती वस्त्र का उद्योग था वो
कहाँ से हो रहा था अपन को? केवल पश्चिम से और महाराष्ट्र से। व्यवस्थित ही पटसन उद्योग की स्थापना विदेशों को दिया जा रहा था। उद्योग केवल बंगाल प्रांत ही सीमित रहा। मतलब जो पटसन का उद्योग था वो कहाँ तक सीमित था बेटा? बंगाल प्रांत तक ही सीमित था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में लोहा, टाटा आयरन इस्पात उद्योग का विकास हुआ और स्टील कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 20वीं शताब्दी में। फिर 1907 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में चीनी सीमेंट, कागज आदि का भी कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। किंतु भारत में भावी औद्योगिक प्रोत्साहन करने वाले पूंजीगत उद्योगों का बड़ा था। मतलब जो पूंजीगत उद्योग थे वो कैसे हुए? बढ़े। बड़ा ही अभाव बना रहा। पूंजीगत उद्योग में तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तु के उत्पादन में मशीनें, कल पुर्जों का निर्माण करना और देश की पारंपरिक शिल्प कला पर आधारित निर्माण तालाबों के पतन में भरपाई होने पाई। औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत कम थी। जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनकी समृद्धि मतलब विकास बहुत कैसा था बेटा? कम था। सकल घरेलू उत्पादन, सकल वर्गमूल में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र बहुत कम रहा। रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रम तक ही सीमित थे। है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार तो अपना विदेशी व्यापार प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा। मतलब कैसा देश था अपना? महत्वपूर्ण व्यापारिक मतलब व्यापार करने के लिए प्राचीन समय से ही अपन विकसित है। किंतु अपने वैश्विक सरकार द्वारा बनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क भी प्रतिबंधित कार्य नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना स्वरूप आकार बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कच्चा उत्पादन जैसे रेशम, चीनी, बर्तन आदि निर्यात होकर साथ ही यहाँ पर सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तु इंग्लैंड के कारखाने से बनी हल्की मशीनों आदि पर आया करती। तब भी इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर अपना एकाधिकार जमाए रखा और भारत का आधे से अधिक व्यापार केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा और विकास ने दिया जाता था। मतलब जो भी व्यापार होते थे वो कैसे होते थे? इंग्लैंड के माध्यम तक ही सीमित थे। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलते ही भारत के व्यापार का अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। शहर के माध्यम से व्यापार उत्तर पूर्वी स्थल सदी के आर पार उत्तर के दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाला जल मार्ग है। भूमध्य सागर को संशोधित लाल सागर की एक शाखा बेज की खाड़ी से जोड़ता है। नहर से अमेरिका, यूरोप से आने वाले जवानों और दक्षिण एशिया, पूर्व तथा प्रशांत महासागर तत्वों के लिए एक छोटा सा सीधा जलमार्ग हो गया है। आर्थिक विकास और सामाजिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग 1869 में इसे खुल जाने के परिवहन लागत बहुत कम हो गई। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग था। यहाँ से व्यापार का मार्ग क्या हुआ? कब खुला? 1869 में। खुल जाने पर लागत कैसी होगी? यहाँ पर बहुत मतलब जो आने जाने की परिवहन लागत कैसी हुई बेटा? कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुँचना मतलब जो बाहर से जो वस्तुएं आती थी वो भारतीय बाजार तक पहुँचना सुगम। तो ये वो है स्वेज नहर है बेटा जिससे व्यापार में राजमार्ग खुला। ये एक मैप है, इसको आप एटलस में अपनी बुक पर देखोगे और देखकर अध्ययन करोगे। इसी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु अधिशेष में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। आंतरिक बाजार में अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं
मुश्किल से उपलब्ध हो पाती। देश में सोना चांदी का प्रभाव भी बहुत नहीं पड़ा। इसका प्रयोग अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए बड़ी की व्यवस्था का खर्च उठाने में जो हो जाता है, तो भारतीय सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने युद्ध का मतलब पर्व अन्य मदों में आयात व अन्य भारत की संपदा को दोहन